नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। बादल राग कविता निराला जी की सुप्रसिद्ध रचना है। इसमें बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। इसका मतलब है कि बादल का आशय है क्रांति का संगीत। चलिए शुरू करते हैं कविता। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बादल वायु रूपी सागर के ऊपर इस तरह छाए हुए हैं जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया का डर हमेशा मंडराता रहता है। कवि को ऐसा लगता है कि संसार का हृदय दुख के कारण जला हुआ है। यहाँ कवि का आशय है कि बादल क्रांति दूत की भूमिका में है, जो दुख और शोषण से ग्रस्त संसार में जल बरसाकर शोषण के खिलाफ क्रांति का उद्घोष करता है। लेखक कहना चाहता है कि जो बादल है वो क्रांति का प्रतीक है। वह जैसे जल बरसाकर तप्त भूमि को शांत करता है, वैसे ही क्रांति आती है तो जो निम्न वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं आकांक्षाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। यहाँ कवि क्रांति दूत बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तेरी जो यह युद्ध की नाव है वह नई नई आकांक्षाओं इच्छाओं से भरी हुई है। अर्थात तुम्हारी क्रांति से दुखी और शोषित लोगों को बहुत सी आशाएं और आकांक्षाएं हैं। आगे कवि कहता है कि हे बादल, तेरे इस मजबूत ढोल की आवाज़ की गर्जना से पृथ्वी के भीतर सोए हुए अंकुर सजग हो गए हैं। अर्थात पृथ्वी के हृदय में जो अंकुर सो रहे थे वे अब सजग हो गए हैं। अब उनमें बादल के कारण नवजीवन की आशा जाग उठी है। अब वह अंकुर के रूप में बीज से फूटकर अपना सिर उठाकर निकलने लगे हैं। वे बार बार अपना सिर उठाकर क्रांति के दूत बादल को देख रहे हैं। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार बादल के आने से छोटे पौधों और अंकुरित बीज को नवजीवन मिलता है, उसी तरह जब क्रांति आती है तो क्रांति के आने से शोषित वर्ग और दुखी वर्ग के जीवन में नई दिशा आ जाती है। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनि पात से शैती उन्नत शतशत, वीर शक्त विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। यहाँ कवि कहता है कि हे बादल, तेरे बार बार गरजने और मूसलाधार बरसने से सारे संसार ने डर के मारे अपना हृदय थाम लिया है। तेरी भीषण और घनघोर हुंकार से सब लोग आतंकित हो गए हैं। सभी को तेरी विनाश लीला में बह जाने का डर है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि क्रांति बहुत खतरनाक होती है। उसका स्वर सुन सारा संसार कांप जाता है। बादलों की भयंकर गर्जना से गगन स्पर्शी अर्थात उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सैकड़ों वीर परास्त होकर भूमिसात हो जाते हैं। मतलब जो पूंजीपति वर्ग बहुत ऊंचा उठ चुका है वह क्रांति के कारण अचानक भूमि में गिर जाता है। उसका जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। उसकी सारी धन संपत्ति की जो अकड़ है वो खत्म हो जाती है। बादलों के तड़ित प्रहार से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर तक घायल होकर छलनी हो जाते हैं, जबकि छोटे छोटे पौधे हंसते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ऊंचे ऊंचे पूंजीपति वर्ग है वह क्रांति के कारण नष्ट हो जाता है और जो निम्न वर्ग है वह हंसता है, उसका उदय हो जाता है। कवि कहता है हे बादल, तुम्हारे आने से छोटे पौधे प्राण पाते हैं। अर्थात क्रांति से शोषक वर्ग नष्ट होता है और शोषित वर्ग का लाभ होता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भावन,
सदा पंख पर ही होता जब विप्लव पलावन, शूद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर। यहाँ कवि कहता है कि पूंजीपतियों को यह डर रहता है कि कहीं क्रांति के आने पर उनकी ऊंची ऊंची इमारतें न गिर जाएं, क्योंकि जब पूंजीपतियों की जो ऊंची इमारतें हैं, क्रांति आएगी तो जो शोषित वर्ग है वह गुस्से में उन्हें तोड़ फोड़ देगा, उनमें आग लगा सकता है, तो उनकी इमारतें क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। उनके अत्याचारों से परेशान निम्न वर्ग उन्हें हानि पहुंचा दें, ये भी उन्हें डर होता है जब क्रांति आएगी तो। इन सब बातों के कारण पूंजीपति वर्ग डरा रहता है। कवि कमल और कीचड़ का उदाहरण देकर कहता है कि बाढ़ का पानी सदा कीचड़ पर ही आकर ठहरता है और बारिश का पानी कमल के फूलों पर गिरता है, परंतु यह पानी कमल के फूलों पर ठहरता नहीं, यह छलक कर नीचे गिर जाता है। इसी तरह पूंजीपति वर्ग क्रांति को ज़्यादा देर सहन नहीं कर पाता, केवल निम्न वर्ग ही क्रांति के प्रभाव का सुपरिणाम प्राप्त कर पाता है। रोग शोक में भी हंसता है, रुद्र कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। यहाँ कवि कहता है कि जिस तरह नवजात शिशु अनेक रोगों के होते हुए भी हंसता रहता है, उसका जो कोमल शरीर है अनेक रोग होते हुए भी खिलता रहता है, हंसता रहता है, उसी तरह निम्न वर्ग भी अनेक अभावों में होते हुए भी खुश रहता है। परंतु धनी वर्ग जो होता है वह धन वैभव और संतोष होने पर भी तनाव युक्त रहता है। धनी लोग अपनी प्रेयसी से लिपटे हुए भी आतंक के कारण कांप रहे हैं, वे डर के मारे अपना मुंह भी ढक लेते हैं। धनी वर्ग बादलों की गर्जना और अर्थात क्रांति की हुंकार सुनकर डरे हुए हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे ए जीवन के पारावार। इन पंक्तियों में कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि आज का किसान इतना कमज़ोर हो गया है कि उसकी भुजाएं कमज़ोर हो गई हैं और उनमें ताकत नहीं है, और शरीर भी अत्याचारों को सहन करते करते कमज़ोर हो गया है। कवि बादल से कहता है कि हे बादल, क्रांति के वीर, तू ही इस किसान के दुखों को दूर कर सकता है। अत्याचारी जमींदारों ने किसान के शरीर से सारा खून चूस लिया है। आज किसान के शरीर में केवल हड्डियां ही बची हैं, वह बहुत कमज़ोर हो गया है। अब जब अच्छी वर्षा होगी तभी अच्छी फसल होगी और किसान जमींदार के अत्याचारों से छूट सकता है। अब केवल बादल ही उनका रक्षक है, क्योंकि बादल अच्छी वर्षा करेंगे तो अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल होगी तो किसान जमींदारों के कर्जों से मुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।